सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम प्लांट किंगडम से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, बस आपको लास्ट तक बने रहिएगा। और देखो, इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है वर्गी का पितामह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम स्वीडिश के वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है हमारा, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो फेनरो गेम्स में रखा गया है पुष्पी पादपों को। ठीक है, अगला सवाल है, अपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोग्राम्स में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्गीकरण की आधारित इकाई कौन सी हो जाएगी? तो वर्गीकरण की जो आधारित इकाई है उसे हम स्पेसीज बोलते हैं। काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है ये भी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो जलीय पौधे को हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनका क्या? तो उनकी वंश और जाति को बताते हैं। ठीक है, अगला सवाल, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, ऐसे पौधों को हम अनावृत बीज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला। ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। अगला सवाल है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधे के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है दोस्तों? तो सूत्र कणिका नहीं होती है, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो होती है छड़ रूपी। ठीक है, बेसिली टाइप की होती है। अगला सवाल देखते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया जो आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोलाणु। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कोकस बोलते हैं गोल जीवाणु को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिलम।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछे जाने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछा है। तो बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक। अगला सवाल 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाया जाता है? तो जीवाणु इसका सही आंसर होगा। बैक्टीरिया जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय को क्या बोलते हैं हम? तो याद रखिएगा, वर्णकिलवक। वर्णकिलवक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाश्चर प्रसिद्ध है। तो पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। तो निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा यहाँ पर सबसे छोटा जीव कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल ग्रंथिकाओं, जिसको कि रूट नोडल्स भी बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो मूल ग्रंथिका जो पाई जाती है दोस्तों, ये कुछ लेग्यूमिनस पदार्थों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? तो अधिक नमक वाले अचार में जो बैक्टीरिया है वो नहीं रहते हैं। इसका सही रीज़न होगा, ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया नहीं दिखते हैं उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसरिया कोलाई इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एसरिसिया कोलाई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टीबी उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है। तो जो तपेदिक है उसे उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा? तो माइकोबैक्टीरियम जो है ये टीबी उत्पन्न करता है। काफ़ी बार देखने को मिला है दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की जो विषाक्तता है वो उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रोडियम बोtulinum के द्वारा, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम और बोtulinum के द्वारा। अगला सवाल, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो अधिकांश प्राप्त होते हैं वो किससे होते हैं? तो जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, याद रखिएगा इसको भी। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में ये कितने जीवाणु बनाएगी? तो 64 जीवाणु बनाएगी, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में जो यूज़ किया जाता है उसका फली का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये भी एग्ज़ाम में देखने को मिला है क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? तो लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? टीबी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है?
तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो मुक्तजीवी जीवाणु है वो कहलाएगा एनाबिना। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो किसको नष्ट करता है? प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद, तो याद रखिएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके प्रशीतन जो है खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।